अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें हमारे पास दो एनालिसिस होंगे। एक होगा नोडल एनालिसिस और एक होगा मैश एनालिसिस। सबसे पहले हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस में हम लोग नोड का वोल्टेज फाइंड करते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। नोडल एनालिसिस में नोड का वोल्टेज फाइंड किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट में कंफ्यूज नहीं होना है। नोड का वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें नोड का पता होना चाहिए, ठीक है। नोड एक ऐसा पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही होती हैं, सही है। अब देखें, नोड वाले टॉपिक में भी हमने वैसे नोड को देखा था, तो वो वाली वीडियो जाके वापस से देख लिएगा। अब देखें, नोड जो है ना वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है रेफरेंस नोड और एक होती है नॉन रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड कौन सी होती है? रेफरेंस नोड हमारे पास होती है ग्राउंड नोड, ठीक है। अब इस तरह से बना हुआ है सर्किट। ग्राउंड नोड का हमेशा हमें सिंबल गिवन होता है और हमें पता चल जाता है कि ये ग्राउंड नोड है, सही है। या तो इस तरह का सिंबल होता है, या फिर इस तरह का सिंबल होता है, या फिर इस तरह का सिंबल होता है, सही है। तो ये तीनों ही सिंबल हमारे पास रेफरेंस नोड के होते हैं। और रेफरेंस नोड पे हमेशा याद रखें, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो होता है, सही है। तो इसका वोल्टेज हमें पहले से पता होता है रेफरेंस नोड का, तो ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिर हम निकालते क्या हैं? हम हमेशा नॉन रेफरेंस नोड के वोल्टेजेस फाइंड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नोडल एनालिसिस क्यों यूज होता है? नॉन रेफरेंस नोड के वोल्टेज फाइंड करने के लिए, सही है। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपने सर्किट के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी नॉन रेफरेंस नोड है। तो अगर मैं ये सर्किट देखूं तो इसमें मुझे एक ये नोड दिख रही है, सही है, जहाँ से एक दो तीन चार, ये चार ब्रांचेस कनेक्टेड है। और मुझे एक ये नोड दिख रही है, एक दो तीन, तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, तो हमने नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। हमारी नॉन रेफरेंस नोड आइडेंटिफाई करनी होती है हमें सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने एक काम करना है, क्योंकि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, नोडल एनालिसिस हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम लोग नोड के वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो नोड पर जो भी वोल्टेज है, आप लोगों ने उसको नाम दे देना है। ये नोड 1 है तो मैं इसको V1 कह देती हूँ, मैं इसको V2 कह देती हूँ, इसके वोल्टेज को, सही है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपको सवाल के अंदर V0 यहाँ पे मैंशन हो, V0 निकालें, या सवाल के अंदर आपको मेंशन ही ना हो तो आपने खुद नाम देना हो। आप लोग जो भी मर्जी नाम दे सकते हैं, V1, V0, VS, कुछ भी, ठीक है। बस वोल्टेज है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नोड वोल्टेज हमें फाइंड करना है, हमने V1 और V2। अब हमेशा याद रखें, नोडल एनालिसिस के अंदर जितनी नॉन रेफरेंस नोड होती है उतनी इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नॉन रेफरेंस नोड है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, सही है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखें, हमारे पास जो अभी नोडल एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वाला देख रहे हैं, और इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होगी, ठीक है। बेशक हम नोड वोल्टेज फाइंड करें, मगर वोल्टेज सोर्स नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई। अभी हम सोर्स वाला क्वेश्चन नहीं देख रहे, ठीक है। जब सोर्स आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। अभी करंट सोर्स तो हो सकती है, वोल्टेज सोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखें, दो इक्वेशन बनेगी, ये बात हमें क्लियर है। अब दो इक्वेशंस इस एक नोड की बनेगी, दूसरी इक्वेशन इस दूसरी नोड की बनेगी। अब वो जो दो इक्वेशंस बनाते हैं ना, उसके हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड होता है हमारे पास KCL का, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास लॉन्ग मेथड, और एक होता है हमारे पास शॉर्टकट का मेथड, ठीक है। अब वो जो लॉन्ग मेथड है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो लॉन्ग मेथड नहीं समझेंगे तो हमें शॉर्टकट समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। और बेसिक्स भी क्लियर, जो है ना, बेसिक्स बिल्कुल वो आपकी KCL से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले ये लॉन्ग मेथड समझ लें, उसके बाद शॉर्ट समझ लें, और क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट मेथड यूज़ किया करेंगे, सही है। अब देखें, KCL हमने पढ़ा है, KCL नोड के ऊपर लगता है, और हम लोग नोडल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो KCL का काम होगा यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम नोड 1 की बात करें, तो यहाँ पे करंट आया आया आया, ठीक है। कुछ करंट नीचे जाएगा, ठीक है, आधा करंट इधर जाएगा। तो मैं नीचे जाने वाले करंट को I1 कह देती हूँ, यहाँ जाने वाले करंट को I2 कह देती हूँ। फिर करंट यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से भी करंट आ रहा है। फिर जो करंट यहाँ पे जाएगा उसे मैं I3 कह देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि सारे एंटर नहीं हो सकते। एक ही नोड के ऊपर करंट कुछ ना कुछ तो लीव करेगा ही, तो I3 नीचे की तरफ आएगा, सही है। इस तरह हमने देख लिया। अब हम KCL लगाते हैं। KCL हमें पता है, मैं नोड 1 के ऊपर KCL लगा रही हूँ, मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग KCL एट नोड 1, ठीक है। अप्लाई KCL, यहाँ तक KCL तो हमें पता है KCL हम लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ तक कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने पहले से की हुई हैं, ठीक है।
I1 एंटर हो रहा है, I1 लीव कर रहा है, I2 भी लीव कर रहा है, और I2 ये जो कैपिटल वाला I2 है ये भी लीव कर रहा है, ठीक है। तो I1 जो है वो एक साइड रखेंगे, I2 जो है वो एक साइड रखेंगे, छोटा वाला I2 भी एक साइड रखेंगे, और ये वाला I1 भी एक साइड रखेंगे। सही है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब अगर मैं नोड 2 के ऊपर KCL लगाऊंगी, नोड 2 के ऊपर अप्लाइंग KCL, बिल्कुल वही मेथड है, KCL अप्लाई करें। I2 जो है वो एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, I3 लीव कर रहा है, मतलब कि I2 एक साइड, I2 एक साइड, I3 एक साइड, ठीक है। यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर है, हमने KCL पढ़ा हुआ है। अब देखें, हमेशा याद रखें, अगर हमें यहीं तक इक्वेशन बनानी होती ना तो नोडल एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हम लोग KCL ही पढ़ लेते। सही है, मगर क्योंकि हम लोग KCL नहीं पढ़े, हम लोग नोडल एनालिसिस पढ़े और हमें वोल्टेज फाइंड करना है, तो करंट को हमेशा हमें वोल्टेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और वो कैसे लिखेंगे, हमें पता है हमारे पास ओम्स लॉ होता है जो कि बराबर होता है I = V/R, ठीक है, ये हमें पता है। तो करंट को मैं वोल्टेज की फॉर्म में ऐसे ही लिख सकती हूँ, और कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ V/R की फॉर्म लिख लें। बस एक बात याद रखिएगा, ये जो I1 और I2 है, जो करंट सोर्सेज हैं, ये V/R की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर के ऊपर नहीं है, ये खुद करंट सोर्स है इटसेल्फ, ठीक है। तो इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू हुआ करेगी, I1 की जगह 3, 4, 5 एम्पेयर कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें V/R में करने की नीड नहीं पड़ेगी। करंट सोर्स को हम V/R में कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये रजिस्टर के ऊपर नहीं है। सही है। अब देखें, छोटे करंट्स देखें, I1, I2 और I3, मैं इनकी वैल्यूज़ निकालूंगी V/R करके, और वैल्यूज़ नोडल एनालिसिस के अंदर कैसे निकालनी होती है, ये होता है असल काम। क्योंकि अभी तक का जो सारा काम है वो हमें पहले से ही पता था कि KCL हम लोग कैसे लगाते हैं, क्या चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं I1 की वैल्यू निकालूंगी। हमेशा याद रखें, जो ओम्स लॉ होता है ना, I = V/R, इसमें जो V होता है, V का मतलब होता है V हायर माइनस V लोअर, ठीक है। मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर माइनस लोअर। सही है। अब एक बात देखें, I1 यहाँ पे आ रहा है, I1 V1 से निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड नोड के ऊपर जा रहा है। आप खुद देखें, हायर पोटेंशियल ये होगा या ये होगा, ये हायर होगा, जीरो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि V1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि जीरो से बड़ी ही होगी। सही है। तो V1 जो है वो हायर पोटेंशियल है, और जो V0 ये लोअर पोटेंशियल है। और एक और चीज़ भी याद रखें, हमेशा जो करंट निकलता है वो हायर पोटेंशियल से निकलता है, और हमेशा जहाँ जाता है वो लोअर पोटेंशियल होती है, ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी ना I1 की, तो वो बनेगी V1 माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब ये वाला V जो कि 0 के बराबर है, माइनस 0 ओवर का R1, क्योंकि I1 R1 के ऊपर से गुजर रहा है। तो I1 की वैल्यू ऐसे फाइंड की है। इस तरह आपको करंट की वैल्यूज फाइंड करनी होती है यहाँ पर। सही है, नोडल एनालिसिस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए, I2 की निकालनी है मुझे। हमने क्या बोला, जहाँ से करंट निकल रहा होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, जहाँ पे जा रहा होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। हायर माइनस लोअर, V1 माइनस V2 ओवर का R2 से गुजर रहा है करंट, तो R2 हो गया। इसी तरह मुझे I3 की वैल्यू निकालनी है, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 से निकल रहा है और ग्राउंड नोड पे जा रहा है, जो कि हमारे पास 0 ओवर का R3, मतलब कि V2 ओवर का R3। हमारे पास एक ये, दो ये, तीन ये, I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यूज़ आ गई। सही है। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमने ये जो इक्वेशंस बनाई है ना, इसमें I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ पुट करके फाइनल इक्वेशंस निकालने बस, ठीक है। I1 = I2, देखिए अभी हमने कोई सवाल सॉल्व नहीं किया, तो चीज़ें अगर थोड़ी भी कुछ रह रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दें, वो सवाल में समझ आ जाएगा, ठीक है। I2 की जगह मैं लिख दूंगी I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 ओवर का R2, सही है, और प्लस का I1 की जगह क्या लिख दूंगी, V1 ओवर का R1, ठीक है। ये हमारे पास नोड 1 की फाइनल इक्वेशन है, नोड 1 की फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। नोड 2 की लिखूंगी I2 प्लस का, I2 की जगह क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V2 ओवर का R2, सही है, इक्वल्स टू I3 की जगह क्या आ जाएगा, V2 ओवर का R3, ठीक है। ये हमारे पास हो गई नोड 2 की फाइनल इक्वेशन। सही है। अब देखिए, ये हमारे पास लॉन्ग मेथड था, जिससे हमने जो है KCL के ज़रिए नोड 1 की और नोड 2 की इक्वेशन निकाल ली है। अब हम देखेंगे शॉर्ट मेथड, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा किस तरह से करना है। और देखिए, इक्वेशन सेम ही बनेंगी,
ठीक है। अब इक्वेशंस तो बना लिए, इक्वेशंस के आगे क्या होगा आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो हमने नोडल एनालिसिस क्यों पढ़ना है, हमें नोड वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, मतलब मुझे V1 और V2 फाइंड करना है। तो जैसे ही मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, हमारे पास x और y की वैल्यू अननोन होती थी मैथ के अंदर, दो इक्वेशन है जिसमें x भी मौजूद है y भी मौजूद है, हम लोग उसको जो है ना दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पर I1 I2 की वैल्यूज तो हमें पहले ही पता होती है करंट सोर्सेज की, V1 और V2 की वैल्यू सिर्फ अननोन होती है, ठीक है। तो वो V1 और V2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इन दो इक्वेशंस के जरिए, तो इसलिए हम लोग नोडल एनालिसिस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस का यूज़ कर रहे होते हैं। अब शॉर्ट तरीका क्या है, हमेशा याद रखें, मुझे नोड 1 की इक्वेशन बनानी है, मैं डायरेक्ट बनाना शुरू करूँगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को नोड 1 की इक्वेशन बनानी है, हमेशा याद रखें जो करंट एंटर हो रहा है ना उसको नेगेटिव में रखें। अब क्या कैसे क्यों जो भी है बस ये याद नहीं रखें, करंट एंटर को नेगेटिव में रखें, करंट लीविंग को पॉजिटिव में रखें, बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। करंट एंट्री को मैंने रख दिया नेगेटिव में, माइनस का I1, सही है। अब यहाँ पे 4 ब्रांचेज है, नोड 1 की 4 ब्रांचेज है ना, 1 2 3 4, इन चारों का कोई ना कोई हमारे पास टर्म बनेगी, सही है, पहले भी हमने यही किया था, सही है ना। ये देखें 4 टर्म्स आ रही थी, अब देखें I1 की बन गई, अब R1 की, अब ये हमें V/R की फॉर्म में लिखना होता है, ये तो हमें अब तक पता चल चुका है। तो सिंपल क्या करें, V1 माइनस 0, V1 की इक्वेशन बना रही हूँ मैं, हमेशा V1 को पॉजिटिव में रखा करूंगी। अभी मैं नोड 1 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो नोड 1 के वोल्टेज को हमेशा पॉजिटिव में रखा करूंगी। V1 माइनस अगली नोड कौन सी है कनेक्टेड यहाँ से 0 ओवर का R1, सही है, प्लस का ये तीसरा एलिमेंट V1 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो V1 को पॉजिटिव में, अगली नोड को नेगेटिव में, माइनस V2 ओवर का R2, सही है। चौथा एलिमेंट कौन सा I2 है, अब I2 लीव कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव में रखें, इक्वल्स टू 0, बस बन गई ये इक्वेशन, सही है। कैसे बनाई इक्वेशन, एंट्रिंग करंट को नेगेटिव में रखा, लीविंग को पॉजिटिव में रखा, और यहाँ जहाँ पे करंट नहीं थे, मतलब करंट सोर्सेज नहीं थी, वहाँ पे ये कोई करंट की डायरेक्शन सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या करें, नोड वोल्टेज को पहले रखें, अगली नोड को जो है आप लोग माइनस करके लिख दें, ठीक है। अगली नोड यहाँ पे ये वाली थी, यहाँ पे अगली नोड ये वाली थी, ठीक है। अगली नोड को माइनस के साथ लिख के अपॉन जो भी रेजिस्टर है R1, यहाँ पे V1, अगली नोड माइनस में, बीच में जो भी रेजिस्टर है R2, सिंपल, सही है। नोड 1 की इक्वेशन बन गई। अब नोड 2 की बनाए, नोड 2 की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये रही। नोड 2 से 3 एलिमेंट्स अटैच है, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले I2 यहाँ पे एंटर हो रहा है, I2 को रखे नेगेटिव में, सही है। V2 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो V2 को रखूंगी पॉजिटिव में, अगली नोड को रखूंगी नेगेटिव में, V2 माइनस V1, बीच में कौन सा रेजिस्टर है R2 का, सही है। अब ये वाला V2 अगली नोड होगी नेगेटिव में, V2 पॉजिटिव में, अगली नोड 0 मतलब कि ग्राउंड नोड, V2 माइनस 0 ओवर का R3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरी नोड की इक्वेशन बन गई, ये पहली नोड की इक्वेशन बन गई। चेक कर लेंगे क्या सेम है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे I1 दूसरी साइड पे रहा, I2 V1 माइनस V2 अपॉन R2, देख लें बिल्कुल वही है, सही है। इसी तरह नोट 2 भी देख लें, नोट 2 भी बिल्कुल वही है। तो इस तरह से करके हम लोग ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो सूटेबल है आप लोग वो वाला तरीका यूज़ करें, मगर ये वाले तरीके से ज़्यादा जो है ना सही रहेगा, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियोज़ में ये वाला तरीका सॉल्व करूँगी। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेंगे और उसको देखेंगे, क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और देख लेते हैं उसको कि किस तरह से जो है ना फिर वो सॉल्व हुआ करेगा नोडल एनालिसिस के ज़रिए।